अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो सब। उम्मीद है कि जो 7 चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे उसका फर्स्ट पार्ट मैंने जो अपलोड किया था आपको वो आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे। वीडियोस भी शेयर है उसमें, तो आपको समझ में आई होगी बात, है ना स्टूडेंट। क्या था उस चैप्टर में, क्या पढ़े हमने 7 चैप्टर में, क्या था चैप्टर का नाम? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना बेटा। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये जो हमने किस बात पे समझा कि क्या चल रहा था उस ज़माने में। हमने देखा ना 1920 से लेके 1947 तक जो है गांधीयन एरा था, मतलब गांधी जी के वक्त का वक्त, है ना। जहाँ पर ये गांधी जी के हाथ में कब भागम दौड़ी आ गई, मूवमेंट कब उनके हाथ में आया, जब लोकमान्य तिलक की डेथ हो गई थी 1920 में। राइट बेटा। गांधी जी का सिर्फ 3 ही प्रिंसिपल था जिन पे वो चल रहे थे। कौन से 3 प्रिंसिपल थे? ट्रूथ, नॉन वॉयलेंस एंड सत्याग्रह, है ना। सच्चाई, बिना कोई मारा मारी किए हमारी बात को हम क्या करेंगे, हासिल कर देंगे। और सत्याग्रह मतलब जो है हम लोग बिल्कुल भी मारा मारी नहीं करेंगे, सच्चे रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। फिर जब हमने देखा कि गांधी जी के वजह से बहुत सारे चेंजेस होने लगे और हमने सत्याग्रह के वे में चलकर पूरे दुनिया में हम बोल सकते हैं सत्याग्रह को अपनाया गया था, और सत्याग्रह की तरफ से अपनी बातों को रखकर अपनी बातों को मना लेना गवर्नमेंट से, ये हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी गए कुछ लीगल वर्क के लिए, तो वहाँ पर भी जो है अफ्रीका एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, वहाँ पर भी जो ब्लैक पीपल्स होते थे उनके ऊपर, या जो इंडियंस थे उनके ऊपर क्या हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, है ना। उनको क्रिमिनल्स या फिर इंसानियत बिल्कुल भी वहाँ पर दिखाते नहीं थे, है ना। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का राह चुना इनजस्टिस के लिए और वहाँ के लोगों को जस्टिस दिलाई। फिर हमने देखा कि जब गांधी जी इंडिया से अफ्रीका से इंडिया में वापस आए, ठीक है, तो उन्होंने जब मालूम पड़ा कि पूरे देश में, हमारे हिंदुस्तान में जो क्या प्रॉब्लम्स है, मुसीबत है, लोगों को कितनी सफ़र हो रहा है, तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का क्या किए, सफ़र किए। हर एक कोने में जाके देखा कि हिंदुस्तानी जो है वो काफ़ी परेशान हालात में चल रहे हैं। उन्होंने इसीलिए क्या किए, साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में क्या किया उन्होंने, वहाँ पर वो रहने लगे और वहाँ से उन्होंने सत्याग्रह जो है चालू कर दिया सारे लोगों के लिए। सत्याग्रह क्या कहता है कि जो इंसान जो सत्याग्रह लेगा, सत्याग्रह की राह पर चलेगा, वो कभी मारामारी नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। इस बात का हमने देखा भी था कि मार्टिन लूथर जो किंग था, जो अमेरिका के लिए लड़ रहा था, और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लिए लड़ रहा था, उसने भी सत्याग्रह गांधी जी की इस राह पर चलते हुए अपनी बातों को मनवाया और जस्टिस ली, इंसाफ लिया लोगों के लिए। फिर हमने देखा चंपारण सत्याग्रह, जहाँ पर बिहार में चंपारण एक जगह है जहाँ पर फार्मर्स के लिए काफ़ी फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो क्या करे, कल्टीवेट करे। तो अब उसके प्रॉब्लम से जो है आप देखा कि गांधी जी ने फिर क्या किया, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर भी सत्याग्रह किया और जितने भी किसान थे उनको इंसाफ दिलाई। खेड़ा सत्याग्रह भी देखा हमने, जहाँ पर कंटिन्यू गुजरात का ये एरिया है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर कंटिन्यू फेमाइन की वजह से जो है फसल ख़राब हो रही थी और फार्मर्स पे कानूनी क्या दौर चल रहा था कि वो लोग टैक्स पे करेंगे और टैक्स जो है वो कैश में पे होगा, जिसके वजह से जो है किसान अपनी ज़मीन को ज़मींदार के पास गिरवी रख रहे थे। जब ज़मींदार के पास पैसा देने का वक्त नहीं आया, मतलब दे नहीं पाए, तो ज़मीन को बेचना पड़ा, ठीक है। और अपनी ही ज़मीन पे मज़दूर के दौर पे वो लोग ने काम किया। बहुत चीज़ें जो थी फार्मर्स के साथ चल रही थी, क्योंकि कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है हमारे इंडिया, हमारे सेक्टर का, है ना। इसीलिए अब फार्मर्स को इंसाफ दिलाने के लिए गांधी जी ने जो है वो सत्याग्रह के लिए तैयार हुए और वहाँ के लोगों के लिए भी क्या किया उन्होंने, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फार्मर्स थे उनके लिए सत्याग्रह
करके उनको भी इंसाफ दिलाए। ओके बेटा। फिर हमने देखा कि वर्कर्स मूवमेंट इन अहमदाबाद, क्योंकि जो वर्कर्स थे उनको सैलरी बढ़ के नहीं मिल रही थी, जो मिल वर्कर है उनकी डिमांड्स को क्या कर रहे थे, वो नामंजूरी कर रहे थे। तो गांधी जी ने एडवाइस किया कि तुम क्या करो, भूख हड़ताल करो, है ना, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल करो। और आखिर में कुछ दिनों के बाद जो है ओनर्स जो थे, मिल ओनर्स, उन्होंने कदम पीछे हटाया और वर्कर्स लोग की सैलरी को बढ़ा दिया। फिर हमने जो है सत्याग्रह अगेंस्ट रॉयल एक्ट देखा, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने सिस्टम वर्ल्ड वॉर, हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो था वो हमारे इंडियंस पे गिरा। हमने देखा ना कि कॉमोडिटीज़ जो चीज़ें थी जो इंग्लैंड से एक्सपोर्ट होकर इंडिया में आ रही थी, वो उसके भाव जो थे वो डबल हो गए थे। ठीक है ना। तो लोगों ने इस बात का जो है विरोध किया, आंदोलन किया, जो थी अपनी भड़ास निकाली। लेकिन जो सर सैडने रॉयलेट जो थे, उन्होंने वो अपॉइंट किए गए कमेटी मेंबर्स के थ्रू, और उन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 17 मार्च 1919 को एक बिल, एक नया लॉ पास किया, और उसी लॉ को हमने रॉयलेट एक्ट बोला गया है। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जलियांवाला बाग मैरेंसिस में हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो है जनरल डायर ने जितने भी जो लोग थे भाई साकी के फेस्टिवल में वो लोग जमा हुए थे अमृतसर में। जलियांवाला बाग जो एक जगह का नाम है, गार्डन का नाम है, वहाँ पर एक ऐसी बातें हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, सारे लोग वहाँ पर जमा हुए थे, और बिना किसी को खबर करते हुए जनरल डायर ने क्या किया, सारे जो रास्ते थे वो बंद करवा दिए, और एक रास्ते से वो लोग अंदर घुसे और पूरे चारों जगह से जो है अपने आर्मी को विद द आर्म्स, हथियार के साथ वो लोग खड़े हो गए। और कुछ देर के बाद उन्होंने कमांड दिया, और 15 मिनट के अंदर ही जितने भी वहाँ लोग थे सब पे फायरिंग चालू की। सब लोग जो है यहाँ वहाँ भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। उनको तो पहले समझ में ही नहीं आया कि क्यों हम पे ब्रिटिश जो है वो गोलियाँ चला रहा है। अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर से भी जा रहे थे, उनको कुछ खबर नहीं थी। सब गेट जो थे, रास्ते बंद किए गए थे। अब अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी कूदे लोगों ने। फिर ये सब चीज़ें हमने देखी, बहुत सारे लोग जो है मारे गए, ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी लोगों को तो बिल्कुल भी इलाज नहीं करवाया जा रहा था, ये तक भी खबर आई थी हमको। ठीक है। फिर हमने देखा खिलाफत मूवमेंट, जो भी हमारे मुस्लिम के जो खलीफा थे, जो हम लोग तुर्की के जो सबसे बड़े, उसको हम लोग खलीफा मानते थे। तो ये कहा गया था कि मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश को हेल्प करेगी, और बदले में ब्रिटिश जो है बिल्कुल भी हमारे खलीफा को परेशान नहीं करेगा और कुछ भी उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगा। लेकिन अपनी बात से मुकरते हुए क्या हुआ, ब्रिटिश मुकर गया, और इसकी जो नफ़रत थी, इसकी जो भड़ास थी हमारे मुस्लिम लोगों ने फिर ये खलीफा मूवमेंट स्टार्ट किया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम के सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ जुट कर सॉल्व करने की कोशिश की गई। ठीक है। गांधी जी भी प्रपोजल कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। हिंदू और मुस्लिम की उस ज़माने में बहुत अच्छी हमने यूनिटी देखे थे। यहाँ तक हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स। आज के चैप्टर में हम आगे क्या है इस लेसन में वो हम देखेंगे। हम नया टॉपिक देख रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इज डिपेंडेड ओनली ऑन द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बेस पे था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पूरी डिपेंडेंट किस पे थी, हमारे इंडियंस पे, क्योंकि हमारे इंडियंस क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे। ठीक है। इफ द इंडियंस अडॉप्टेड कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट विल कंप्लीटली कोलैप्स। अगर सारे हिंदुस्तानी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन को सपोर्ट किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कोलैप्स मतलब कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी। ओके। In 1920, the Indian National Congress section was held at Nagpur. The section of non-cooperation movement put forth the Chitragan
चित्तरंजन दास वॉज एक्सेप्टेड। अब 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेक्शन हुआ, मीटिंग हुई नागपुर में, और ये जो अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन तरीके बताए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चालू रखने के लिए। और ये चित्तरंजन दास जो थे, इन्होंने जो भी प्रपोज़ल रखा था वो प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट किया गया। अब उनका प्रपोज़ल क्या था वो देखें। ऑल रिजाइन्स ऑफ मूवमेंट वेर गिवन इन द हैंड ऑफ महात्मा गांधी। जो ऑल रिजाइन्स मतलब जितने भी रूल्स थे, या मोनार्ची हम बोल सकते हैं, राजा महाराजा, जितने भी जमींदार, ये सब जो है पूरी तरीके से इस मूवमेंट का साथ दे और गांधी जी के मतलब चीज़ें हाथों में सौंप दें। अकॉर्डिंग टू दिस solution, the program was framed to boycott the government office, court, foreign goods, government schools and colleges। इस रूल के हिसाब से, यह प्रपोजल के हिसाब से क्या था कि जो भी फॉरेन गवर्नमेंट के जो भी स्कूल थे, ऑफिस थे, कोर्ट थे, या जो भी चीज़ें बाहर देश से हमारे इंडिया में आ रही थी, इसका बॉयकॉट कर लें। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन रखा गया था मीटिंग में। आगे हम देखते हैं प्रोग्रेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ, क्या सक्सेस हमको हासिल हुई। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैनी एमिटेड लॉयर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एक्सेट्रा बॉयकॉटेड द कोर्ट बाय गिविंग अप द प्रैक्टिस। अब ये इसका अगर हमने नतीजा देखा तो ये जो बहुत फेमस और रेस्पेक्टेड जो लॉयर्स थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन्होंने जो गवर्नमेंट की कोर्ट था उस पे नहीं जाने का उन्होंने क्या किया, फैसला किया। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज द स्कीम ऑफ द नेशनल एजुकेशन वॉज रन। अब जब जो लोग बच्चे स्कूल और कॉलेजेस नहीं जा रहे थे, कि उनसे कॉलेजेस ब्रिटिश के स्कूल एंड कॉलेजेस में नहीं जा रहे थे, अब वहाँ पर एक नया सा दौर चालू हो गया कि अब वो बच्चे जो है नेशनल एजुकेशन लेंगे। ठीक है, मैनी नेशनल स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वॉज इस्टेब्लिश। बहुत सारे हमारे नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो थे वो क्या हो गए, इस्टेब्लिश हुए, बने गए। देयर वॉज बॉयकॉट ऑफ कमिंग द इलेक्शन, बॉयकॉट द बॉनफायर ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स। अब जो है हम लोग ने बॉयकॉट किया, जो भी हमारे इलेक्शंस हो रहे थे उसको, गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो रहे थे उसको बॉयकॉट किया। फिर हमने जितने फॉरेन क्लोथ आ रहे थे, मतलब बाहर देश के जितने भी कपड़े आ रहे थे उसको भी बॉयकॉट किया। ड्यू टू दिस द इम्पोर्टेड ऑफ फॉरेन क्लोथ वर डिक्रीज। और इससे क्या हुआ कि जो भी इम्पोर्टेड हो रहा था, बाहर के देश से जो इम्पोर्ट हो रहा था हमारे देश में, वो चीज़ें क्या हो गई, आने के लिए कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली उसका जो डिमांड था वो डिक्रीज होने लगा। इन 1921 ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेले ही वॉज वेलकम बाय ऑर्गेनाइजिंग द हड़ताल। अब जो है 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेले पूरे देश में विज़िट किए, ठीक है, तो मतलब उनको जब इस देश में वेलकम किया गया तो वो काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने देखा, उन्होंने मार्क किया, ठीक है, और वो परेशान हो गए, उनको थोड़ा सा तकलीफ होने लगी। लोनी लाइक रोड एंड क्लोज शॉप वेलकम द प्रिंसेस। क्या देखा कि जब वो इंग्लैंड से आए तो उन्होंने देखा कि रोड जो है खाली है और सारी दुकानें जो है वो बंद है। अब इनको बहुत तकलीफ होने लगी इस बात का। द मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम द प्लेंटर इन द आसाम टू रेल वर्कर्स इन बंगाल। अब ये सब चीज़ें जो है आसाम से लेके बंगाल तक जो है वो क्या होने लगी, फैलने लगी। टू ब्रिंग द मूवमेंट अंडर द कंट्रोल द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर टू द सप्रेसिव मेजर्स। अब ये इस चीज़ का ये जो कंडीशन हो रही थी, लोग हर चीज़ को बॉयकॉट कर रहे थे, नामंजूरी ले रहे थे, नहीं उस चीज़ को अपना रहे थे, तो अब ये गवर्नमेंट को परेशान कर रहा था। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा एक्शन लिया, ठीक है। क्या किया उसने? इन February 1922 द पुलिस ओपन द फायर ऑन पीसफुल प्रोसेशंस एट चौरी चौरा एट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। पुलिस ने क्या किया? ओपन फायर किया, ठीक है। ये गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, चौरी चौरा एक जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में। द पीपल वेर एंग्री एंड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन इन विच
along with the one officer 22 policemen were killed। अब इसकी बिना वजह की बंदूकें चलाई जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था। अब यहाँ के लोग काफ़ी गुस्साइद में आने के बाद इन्होंने पुलिस स्टेशन पे ही क्या किया, जलती मशाल फेंक दी, जिसमें एक ऑफिसर और 22 पुलिसमैन जो थे वो क्या हो गए, मारे गए। ड्यू टू दिस इंसिडेंट गांधी जी वॉज हर्ट। अब ये जब खबर मिली तो गांधी जी को बहुत बहुत बुरा लगा, उनको बहुत तकलीफ हुई। ऑन 12 फरवरी 1922 द गांधी सस्पेंडेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर जो 12 फरवरी 1922 में गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए कहा, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ मना कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमसे ही उल्टा बदला ले रही है, और इसमें मासूम लोगों की जान जा रही थी। गांधी जी नहीं चाहते थे ये सब चीज़ें। गांधी जी was arrested in March 1922 for writing 3 anti-national articles in Young Indian. Special court was set up at Ahmedabad and Gandhi ji was sentenced 6 years of imprisonment। अब गांधी जी जो है 1922 मार्च में 1922 को अरेस्ट किए गए, ठीक है, उनको पकड़ के जेल में डाला गया और उन पर कार्रवाई ये हुई कि उन्होंने 3 ऐसे आर्टिकल्स लिखे थे यंग इंडिया के न्यूज़पेपर में जो ब्रिटिश के खिलाफ थे। और ये जो एक स्पेशल कोर्ट बिठाई गई अहमदाबाद में कहा गया है, और गांधी जी को 6 साल की क्या हुई, सज़ा हुई, जेल में उनको 6 साल के लिए बंद किया गया। लेटर ऑन द ग्राउंड ऑफ द इल हेल्थ गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम द जेल। कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद ये बोला गया कि गांधी जी की जो हेल्थ थी वो काफ़ी ख़राब, उनकी सेहत बहुत ख़राब होने लगी जेल में, तो इस बेस पे गांधी जी को क्या किया गया, रिलीज़ कर दिए, उनको छोड़ दिया गया। गांधी जी along with non-cooperation movement took up the constructive program which mainly included the spread of Swadeshi Hindustan, Muslim unity, prohibition of alcohol, removal of untouchability, popularization use of khadi, national education etc। अब जब गांधी जेल से छूटे तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फिर से स्टार्ट करने के लिए करने की कोशिश की गई, और उनका जो मेन प्रोग्राम था वो ये था कि वो जो है वो स्वदेशी स्प्रेड करेंगे देश में, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी बनाए रखना है हमको। जो अल्कोहल है मतलब शराब जो है उसको हम प्रोहिबिट करेंगे, मतलब उसको बिल्कुल भी हम छुएंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, उसकी विरोध करेंगे। फिर जो है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छूत का जो वक्त चल रहा था वो भी हमारे दिल दिमाग से हमको निकालना है। हम जो है सिर्फ और सिर्फ खादी कपड़ा पहनेंगे, ये लोगों को समझाया गया। नेशनल स्कूल्स होंगे, नेशनल एजुकेशंस होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, प्रोग्रेसिव चीज़ें थी जो गांधी जी ने जेल के छूटने के बाद चालू करवाई। ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम द नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन रूरल एरिया। अब ये सब चीज़ों को देखते हुए जो है रूरल एरिया मतलब जो गांव एरियाज़ होते हैं, विलेजेस में काफ़ी इसको पॉपुलराइज़ किया गया, लोगों ने इस बात को माने और बड़े तादाद में, पैमाने में हम बोल सकते हैं, इसको सपोर्ट किया गया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्वराज पार्टी। द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सच एज चित्ररंजन दास, मोतीलाल नेहरू पुट अप द आइडिया ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग इलेक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब स्वराज पार्टी में जो मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, हमारी पहली पॉलिटिकल पार्टी जो क्या थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके जो मेंबर्स थे चित्ररंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ये आइडिया लगाया कि हम क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं और ब्रिटिश के खिलाफ जितने भी काम हो रहे हैं उसको रोक सकते हैं, ठीक है। सो 1922 द स्वराज पार्टी वॉज इस्टाब्लिश। फिर उसके बाद 1922 में स्वराज पार्टी जो थी वो बनी गई। 1923 में मैनी मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी वर इलेक्टेड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। 1923 में एक साल बाद ही, स्वराज पार्टी बनने के एक साल बाद ही जो है इलेक्शन में लोग जीते गए और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविजन लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्वराज पार्टी के बहुत ऐसे मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड हो गए थे, ठीक है, उनको दाखिला मिल गया था। मेनली इंक्लूडेड मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, NC केलेकर
ये सब लोगों के नाम बताए गए हैं जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो थे वो इलेक्ट हो गए थे इलेक्शन लड़कर. देयर वर पॉलिटिकल मूवमेंट इन द कंट्री क्लेम डाउन. देन द फाइट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज स्ट्रेटन बाय द स्वराज पार्टी. अब ये देखा गया कि हिंदुस्तान में जो है लड़ाई जो थी थोड़ी सी कम हो गई थी और मेन हम लड़ रहे थे हमारे हक के लिए ब्रिटिश से वो लेजिस्लेटिव असेंबली में. ठीक है. नाउ दे सर्वली अपोज द जस्टिस पॉलिसी ऑफ, और इस पार्टी ने स्वराज पार्टी ने भी जो ब्रिटिश की अनजस्ट पॉलिसी थी, जो नाइंसाफ़ी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहा था उसका अपोज किया. दे डिमांडेड द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी गिवन टू इंडियन इन फ्यूचर. उन्होंने ये डिमांड किया कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए हमारे इंडिया को, आगे फ्यूचर में इंडिया को देना चाहिए आप लोगों ने. दे मेड ए रिसोल्यूशन टू बी पास इन लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिलीज द पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम द प्रिजन टू कॉल अराउंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. अब उन्होंने ये डिमांड किया और ये भी कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए. ठीक है. द गवर्नमेंट रिजेक्टेड द मोस्ट ऑफ द रिसोल्यूशन. गवर्नमेंट जब हमारे स्वराज पार्टी के बहुत सारे लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी बातों को मंजूरी दी और कुछ ऐसी बातों को रिजेक्ट किया गया. ठीक है. नाउ वी वी गोइंग टू सी साइमन कमीशन. रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द मॉन्टेग्यू Conflict Act on 1919 were unsatisfactory, hence there was discontent among the Indian people on the background. The British appointed the commission under the chairman of Sir John Simon. ठीक है. अब एक रिफॉर्म हम देखते हैं कि मॉन्टेग्यू कॉन्फ्लिक्ट एक्ट जो था 1919 में वो इंट्रोड्यूस हुआ और अनसेटिस्फैक्ट्री हुआ, मतलब उसका बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुआ. ठीक है. उससे कोई मतलब नहीं हुआ, लोग कोई खुश नहीं थे. तो अब क्या हुआ, तो अब ये जो लोगों के दिलों में जो नफ़रत थी, ठीक है, ये चीज़ को देखते हुए तो अब क्या हुआ, उसी को देखते हुए ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमीशन अपॉइंट की, एक चेयरमैन अपॉइंट किया सर जॉन साइमन करके. ठीक है. इन दिस कमीशन नॉन ऑन द इंडियन मेंबर्स वर इंक्लूडेड. इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर्स थे ही नहीं. हैंस द कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन. इसीलिए कांग्रेस ने क्या किया, इसका बॉयकॉट किया कि इस कमीशन में बिल्कुल भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगी. इन 1928 कमीशन अराइव्ड इन इंडिया wherever in the travel the people made demonstration against them. अब इंडिया में जो ये कमीशन आ गई, जहाँ जहाँ ये गुजरती गई लोगों ने इसका क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया. मतलब कि लोगों ने ऐसे चीज़ों को दिखाया कि वो उनके लिए बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते, हमको उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है. हमको कोई भी सच्चाई नहीं चाहिए इसके बारे में, हम जो है बिल्कुल भी आप लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं. ठीक है. बाय शाउटिंग द स्लोगन लाइक साइमन गो बैक. फिर लोगों ने जो है जहाँ जहाँ इस कमीशन की विरोध हुई तो लोगों ने फुल्ली सपोर्ट किया, लोगों ने नारे लगाए. ठीक है. और नारा था वो साइमन गो बैक का. देयर वॉज लाठी चार्ज ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर. जो भी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे लोगों, जो भी लोग जो है इसकी मोर्चा निकाल रहे थे हम बोल सकते हैं, उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज लकड़ी से मारने लगे गवर्नमेंट. एट द लाहौर लाला लाजपत राय वॉज लीड द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन. ठीक है बेटा. तो क्या बोला गया है, लाला लाजपत राय ने इस डेमोन्स्ट्रेशन को आगे बढ़ाते हुए लाहौर में इसकी जिम्मेदारी उठा ली. द पुलिस लाठी चार्ज द डेमोन्स्ट्रेटर एंड सौदर पुलिस ऑफिसर अटैक द लाला लाजपत राय विद द लाठी. जो ये सौदर था हमारा एक पुलिस ऑफिसर, इसने हमारे लाला लाजपत राय पर लकड़ी से जो है वो क्या किया था, अटैक किया था. ठीक है. आफ्टर द अटैक इन द प्रोटेस्ट मीटिंग लालाजी सेड. ये प्रोटेस्ट हुआ और इसके प्रोटेस्ट एक मीटिंग ली गई. लाला लाजपत राय ने बोला, एवरी ब्लड ऑफ माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. जितनी भी तुम मेरे ऊपर लाठीचार्ज करोगे, जहाँ जहाँ मुझे ज़ख्म होगा वो सारा ज़ख्म, वो सारी चीज़ें यही बताएगा
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम बिल्कुल भी आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक कि वो मौत से तक ख़त्म ना हो जाए, दफना ना दिया जाए। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लाला जी का जो था कहना था। फिर विद इन द फ्यू डेज ऑफ अटैक ऑफ लालजी डेथ, फिर कुछ दिनों के बाद जो है लाला लाजपत राय की जो है मौत हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट, द बिकेन हेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया क्रिटिसाइज दैट इंडियन लीडर्स कैन नॉट ड्राफ्ट द अनएमिसलेसली एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिकेन हेड जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया का था, उसने ये इल्ज़ाम लगाया, ये क्रिटिसाइज़ किया कि जो इंडियंस लीडर्स है वो बिल्कुल भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अपना नहीं रहे हैं। दिस चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड एंड ऑल द पार्टी कमेटी वॉज फॉर्म, और ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया और एक कमेटी पार्टी बनी गई। पंडित मोतीलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। पंडित मोतीलाल नेहरू क्या थे, इस कमेटी के चेयरमैन थे। टू स्टैब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट इन द कॉलोनीज ऑफ इंडिया, द इम्प्लीमेंट एडल्ट फैलेंसी सिस्टम्स, लेजिस्टिक डिवीजन ऑफ प्रोविजन, सच प्रपोजल्स वर पुट इन ऑन दिस रिपोर्ट। सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए, कॉलोनीज इंडिया में बनाने के लिए जो है एडल्ट फ्रैक्सेंसी सिस्टम चलने लगा। मतलब कि जितने भी अडल्ट लोग हैं, जितने भी एज 20-21 के एज के में जो लोग हैं, उनको यह हक दिया जाए, वोटिंग का हक दिया जाए, और जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वोटिंग का हक मिलना चाहिए। ठीक है। फिर जो भी चाहिए वो रिलेटेड टू लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इतना जो है हक जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये रिपोर्ट में लिखा गया था। ये रिपोर्ट का नाम जो है नेहरू रिपोर्ट बोला गया था। बाय द एंड ऑफ 1929 द इंडिकेशन वॉज गिवन बाय द दैट इफ द नेहरू रिपोर्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। फिर जो है 1929 ख़त्म होने तक नेहरू की रिपोर्ट को जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है। बाय द गवर्नमेंट व्हेन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स विल बी स्टार्टेड ऑन दिस background, in 1929 Lahore section presided by the Pandit Jawaharlal Nehru became memorable in history। ये बात पे बोला गया कि जब गवर्नमेंट के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगा, इसीलिए जो है वो मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर दिसंबर 1929 में लाहौर में जो एक सेक्शन हुआ था जिसका प्रेसिडेंट हम बोल सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, और इन्होंने बहुत चीज़ें उस ज़माने में भी की थी, तो इसके बारे में हिस्ट्री में बहुत पुराने बारों में लिखा गया है। नाउ वी गोइंग टू सी डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट आज़ादी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ डोमिनेंट स्टेट वॉज नॉट एक्सेप्टेड टू द यंग मेंबर्स। अब जो भी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंग मेंबर्स थे, उन जो ये डोमिनियन स्टेट था वो एक्सेप्टेड नहीं किया गया। ठीक है। तो लोगों ने अभी क्या किया, द यंग लीडर्स लाइक पंडित नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वॉज डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसीलिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ऐसे बहुत सारे यंग लीडर्स थे जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की, मतलब पूर्ण स्वराज की डिमांड की। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस यंग ग्रुप इन द लाहौर सेक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस रिसोल्यूशन अटेंडेड टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास। फिर जो है इसकी बात, मतलब ये जो यंग लोगों की जो बातें थी, लाहौर में फिर से एक सेक्शन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहाँ पर ये इस बात को कंप्लीट इंडिपेंडेंस को हमको अटेंड करना है, इसका एक रिसोल्यूशन पास किया गया। ठीक है। दो दिस रिसोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमिनियन स्टेटस। अब जो ये रिसोल्यूशन का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस मकसद से बनाया था कि डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, मतलब कि हमको पूरा अधिकार होना चाहिए। वी वांट कंप्लीट राइट दैट दिस कंट्री इज़ आवर कंट्री, वी कैन लीव, वी कैन डू एवरीथिंग। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट्स वॉज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसके बाद से जो हमारा जो मेन मकसद था वो था हमको सिर्फ इंडिया को पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिलानी है। ऑन 31 दिसंबर 1929 द पंडित नेहरू अनफ्लग्ड द ट्राई कलर, है ना,
31 दिसंबर 1929। ये याद रखो, इस दिन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारा ट्राई कलर कौन सा है, हमारा तिरंगा है ना, ऑरेंज वाइट ग्रीन, इस तिरंगे को क्या किया था, फैलाया था हवा में, ठीक है। was passed and resolution was passed in 26 जनवरी was declared to be celebrated as Independence Day। फिर एक रिसोल्यूशन भी पास किया गया था कि 26 जनवरी हम इंडिपेंडेंस डे क्या करेंगे, यस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। On 26 January 1930, people over the country took pledge for carrying out the freedom movement with non-violence means for attending the independence of India। 26 जनवरी 1930 को सारे हिंदुस्तान के लोगों ने एक प्लेज लिया, एक कसम ली। वो कसम ये था कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला के रहेंगे नॉन वॉयलेंट तरीके से, ठीक है। एवरीवेयर इन कंट्री द एटमोसफियर वॉज चार्ज विद द न्यू स्पिरिट। पूरे हिंदुस्तान में एक नई उम्मीद के साथ, उमंग के साथ इस कसम को ली गई, और ये कसम के बाद जो है हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने की मकसद जो थी वो चल पड़ी। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि जितना भी चैप्टर पढ़ाई मैंने आज आपको समझ में आया होगा, जो किस तरीके से ब्रिटिश के हालात से इंडियंस बच गए और अपनी आज़ादी को लेने के लिए हमने क्या क्या किया और किसने किसने क्या किया। ठीक है बेटा, सो बाय द टाइम है ये चैप्टर जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर तक इंशाल्लाह कंप्लीट कर दी हूँ मैंने। तो अब सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स याद करना है, ठीक है। रिवाइज करो चैप्टर को एक बार, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय द टाइम, बाय।